हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार अमीन के प्रीवियस ईयर 2012 के जीके के सारे प्रश्न करेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन दिया जाएगा जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है, तो थाकवस्त सर्वे के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, थाकवस्त सर्वे के नाम से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि थाकवस्त सर्वे है क्या। ये जरूरी है कि थाकवस्त सर्वे है क्या, ये जान लेना। तो थाकवस्त सर्वे क्या है? भूमापन के लिए जरीब यंत्र का प्रयोग दीर्घकाल से किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न भू क्षेत्रों में जरीब कई नामों से जाना जाता है। भारत में शाहजहानी जरीब तथा गठरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक है। बात करते हैं शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई की, तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट और इसमें 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। तो यही आप याद रख लीजिए कितना फीट की होती है, तो 165 फीट की होती है, जिसमें 200 कड़ियाँ होती है। इसके द्वारा किया भूमि का मापन, इसके द्वारा जो भूमि का मापन किया जाता है उसे ही थाकवस्त सर्वे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैडेस्ट्रल सर्वे में नक्शा का पैमाना क्या है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में नक्शा का पैमाना आपका आंसर 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण है क्या, कैडेस्ट्रल सर्वे होता क्या है। तो गंटरी जरीब के द्वारा किया गया भूमापन को कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गंटरी एक जरीब कितने गज का होता है। गंटरी एक जरीब कितने गज का होता है, ये पूछा गया है। तो ये 22 गज का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। गंटरी जरीब है क्या, ये जान लेते हैं। गंटरी जरीब है क्या, ये जानते हैं। तो गंटरी जरीब ब्रिटिश शासनकाल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने एक जरीब का आविष्कार किया, जिसे ही गंटरी जरीब कहा जाता है। कुल 132 फीट लंबी गठरी जरीब में 7 से 92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती है। तो आप याद रखिएगा इसको बात को कि कुल 132 फीट की ये गठरी जरीब होती है, जिसमें 7 से 92 इंच लंबी कुल कितनी गठिया होती है, तो 200 कड़ियाँ होती है, 200 कड़ियाँ होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 कहता है, सिक्किमी खतियान किस प्रकार के भूमि दखलकार को दर्शाता है। तो ये बटाईदार को दखलदार को दर्शाता है, बटाई दखलदार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन कहता है, सर्वे क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर्वे क्या है ये पूछा है। तो सर्वे क्या है, सर्वे रैयतवार अधिकार अभिलेख तथा नक्शा बनाना सर्वे कहलाता है। बात कर लेते हैं सर्वे के बारे में विस्तार से। तो सर्वे उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं को समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके उनकी सापेक्ष क्षैतिज व ऊर्ध्व दूरियों का कागज या दूसरे माध्यम पर सही सही ज्ञान कराया जा सके, इसे ही सर्वे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कैडेस्ट्रल सर्वे नक्शा किनके मुहर एवं हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है। तो ये जो प्रकाशित हुआ है ये बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किश्तवाड़ किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किश्तवाड़ किसे कहते हैं। खेसरा पंजी को बनाने वाले को किश्तवाड़ कहते हैं। तो नहीं, खेसरा पंजी बनाने वाले को किश्तवाड़ नहीं कहते हैं। नक्शा तैयार कर नंबर देने वाले को, इसको भी किश्तवाड़ नहीं करते हैं। और ऑप्शन को देख लेते हैं। और ऑप्शन में आपका है कि जमीन का पर्चा तैयार करना, जमीन के पर्चा तैयार करते इसे भी किश्तवाड़ नहीं कहते हैं।
सरजमी के अनुसार मापी कर नक्शा बनाना, इसे ही किश्तवाड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। किश्तवाड़ क्या है? तो सरजमी के अनुसार मापी कर नक्शा बनाने वालों को किश्तवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नक्शा में सिलसिलेवार नंबर किस दिशा से आरंभ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है उत्तर पश्चिम कोण से आरंभ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिस्टर आईबी क्या है? तो रजिस्टर आईबी क्या है? तो यह एक क्रमिक खतियान है। क्या है? क्रमिक खतियान है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां तो हो गया है। 10वां क्वेश्चन कहता है आपका 10वां क्वेश्चन है आपका खास महल भूमि क्या है? खास महाल भूमि क्या है? तो खास महाल भूमि जो है ऐसी भूमि है जिसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक जरीब में कितनी करिया होती है? ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक जरीब में कितनी करिया होती है? तो एक जरीब में 100 करिया होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं कि जरीब आखिर होता क्या है। जरीब आखिर होता क्या है? द जरीब जो है यह एक प्रकार का फीता या चेन होती है जिसमें लोहे से निर्मित करिया एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। एक जरीब में 100 करिया होती है। याद रखिएगा, एक जरीब जो होता है उसमें कितनी करिया होती है? तो 100 करिया होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1 एकड़ भूमि में कितना वर्ग जरीब होता है? ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 एकड़ भूमि में कितना जरीब होता है? तो 1 एकड़ भूमि में 10 वर्ग जरीब होता है। 10 वर्ग जरीब होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। 1 एकड़ बराबर कितना बीघा होता है? ये अब याद रखिएगा। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा होता है। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1 हेक्टेयर भूमि कितने एकड़ की होती है? तो 1 हेक्टेयर भूमि जो होती है ये 2.5 एकड़ की होती है। 2.5 एकड़ की होती है, यानी 2.1/2 एकड़ की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। ये भी एग्जाम के व्यू से आ सकता है कभी कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। तो अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो 2.471 एकड़ होती है, या लगभग की बात किया जाए तो यही 2.5 एकड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि तेरीज क्या है? तेरीज क्या है? तो तेरीज एक खतियान का सार है। क्या है? खतियान का सार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 कह रहा है तस्दीक कब की जाती है? तस्दीक कब की जाती है? तो तस्दीक जो होता है ये खाना पूरी के बाद की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। तस्दीक होता क्या है ये जान लेते हैं। प्रमाणों के आधार पर होने वाली सच्चाई की परीक्षा तस्दीक कहलाती है। जैसे इनकी तस्दीक में बिना हम आपको कुछ नहीं बता सकते, इसमें जो है तस्दीक खाना पूरी के बाद में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है री सर्वे में थाने का नंबर किस आधार पर दिया जाएगा? तो ये जो है कैडेस्ट्रल सर्वे के थाना नंबर के अनुसार ही थाना नंबर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है री सर्वे मानचित्र किस पैमाने पर दर्शाया जाएगा? तो 21 पैमाने पर दर्शाया जाएगा, ये प्रश्न है। तो ये जो है 1:1000 इस पर भी दर्शाया जाता है, वही 1:4000 इस पर भी दर्शाया जाता है। यानी कि इसका आंसर की बात किया जाए तो उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जांच, सफाई और मुकाबला की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है खतियान के अंतिम प्रकाशन के पूर्व
जांच, सफाई और मुकाबला की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है टाइम लाइन किस लिए खींची जाती है। तो टाइम लाइन जो है ये मौजा को सीमाबद्ध करने के लिए खींची जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि खेसरा फार्म कब भरा जाता है। खेसरा का जो फॉर्म होता है वह कब भरा जाता है। वो खाना पूरी के समय भरा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। अब समझते हैं कि खसरा आखिर होता क्या है। खेसरा आखिर होता क्या है। तो खेसरा में नक्शे में दिए गए खेतों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। खसरा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि खसरा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें 22 खाने होते हैं। खेसरा में कितने खाने होते हैं। तो 22 खाने होते हैं, याद रखिएगा 22 खाने होते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जितने तथ्यों की आवश्यकता होती है ये सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखा जाता है। यही काम होता है खसरे का। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी बड़े प्लॉट का सरजमीन तथा नक्शा नापने के लिए एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई गई लाइन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं उत्तर लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। उत्तर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कृषि भूमि गैर कृषि परियोजना हेतु संपरिवर्तित की अनुमति देने हेतु समक्ष पदाधिकारी कौन है। तो कौन होता है। ये अनुमंडल पदाधिकारी होता है। अनुमंडल पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 23 आहर या पईन किस प्रकार की भूमि है। तो ये जो है गैर मजरूम आम प्रकार की भूमि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राज्य सरकार के अधीन केसर ए हिंद की भूमि की बंदोबस्त की शक्ति किसे है। तो ये किसे है। तो ये राजस्व परिषद को होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जमींदार द्वारा धारिता उनकी निजी भूमि को क्या कहते हैं। तो ये जो कहते हैं इसको जीरात कहते हैं। जीरात जो होता है वो जमींदार द्वारा धारिता उनकी निजी भूमि को जीरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन का रहा है जमींदारी उन्मूलन के पश्चात मेला या हाट की भूमि किसमें सन्निहित होता है। तो ये जो होता है राज्य सरकार में सन्निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है गैर मजरूम आम पर बसे महादलित परिवार की भूमि की बंदोबस्त करने की शक्ति किसमें सन्निहित है। तो ये जो सन्निहित होता है प्रमंडलीय आयुक्त को सन्निहित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन कर रहा है बाम्बा कितने मौजा के बीच के सीमांत पर बनाया जाता है। तो बम्बा जो है ये 2 मौजा के बीच के सीमांत पर बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है री सर्वे के अंतर्गत खानापुरी में सरकारी भूमि का सर्वे कौन करेगा। तो कौन करता है। तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो होता है वो री सर्वे के अंतर्गत खानापुरी में सरकारी भूमि का सर्वे करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है री सर्वे में रैयत द्वारा दी जाने वाली स्वयं घोषणा पत्र फॉर्म 3 जो होता है कि इसकी जांच कौन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा री सर्वे में रैयत द्वारा जो स्वयं के लिए घोषणा पत्र की जांच होती है वो अंचल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है खाता नंबर देने का आधार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाता नंबर देने का आधार खतियान में दर्ज पूर्व के खाते के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक रैयत का एक मौज में कितना खाता हो सकता है।
तो ये जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और जितना फ्लॉट हो उतना भी हो सकता है। यानी आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। बात कर लेते हैं कि आखिर मौजा होता क्या है। तो मौजा जो होता है वो प्रायः उस भाग को कहते हैं जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से गठित किए गए। मौजा सामान्यतः जो होता है वो कुछ ग्राम समूहों अथवा जनसंख्या के आधार पर गठित ग्रामों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33। खतियार निर्माण की कार्यवाही कब प्रारंभ होती है। तो ये जो प्रारंभ होती है खानापुरी के समय होती है। खानापुरी से खतियार निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो बोल रहा है रीसर्वे के अंतर्गत खतियार के अंतिम प्रकाशन के बाद दावा या आपत्ति किसके न्यायालय में दी जा सकती है। तो ये जो दी जाती है भूमि सुधार उपसमहर्ता या न्यून पक्ति के पदाधिकारी के दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कहता है कि अंतर विभागीय भूमि के हस्तांतरण की शक्ति किन्हें है। किसके पास जो होता है अंतर विभागीय भूमि के हस्तांतरण की शक्ति होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये मंत्री परिषद को होता है अंतर विभागीय भूमि के हस्तांतरण की शक्ति मंत्री परिषद को ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं कि मंत्री परिषद आखिर होता क्या है, इसमें क्या आती है। तो मंत्री परिषद किसी भी विभाग के अंतर्गत संरक्षित रिजर्व भूमि का आवंटन मुख्यमंत्री की सलाह से किसी अन्य विभाग को सार्वजनिक हित में कर सकता है मंत्री परिषद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रीसर्वे में बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ अपील किस स्तर पर दायर की जा सकती है। तो ये जो की जाती है तस्दीक के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है रीसर्वे में नक्शा किस प्रकार बनाया जाता है। तो रीसर्वे में जो नक्शा होता है वो हवाई सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है शत्रु संपत्ति किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शत्रु संबंधी किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा गया। तो शत्रु संबंधित जो है पाकिस्तानी नागरिक जिसकी पूर्व में भारत में संपत्ति थी इससे संबंधित होता है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 से 1968 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार की बात किया जाए तो इसके अनुसार शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिनियम होगा। पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति संरक्षण एवं पंजीकरण पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ की नागरिकता ले लिए थे उनकी सारी चल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर शत्रु को श्रेणी में रखा गया जिसके पूर्वज किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक रहे हैं। तो इसीलिए यही शत्रु संपत्ति किससे संबंधित है, पाकिस्तानी नागरिक जिनकी पूर्व में भारत में संपत्ति थी इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है लगान निर्धारण करने की शक्ति किस पदाधिकारी को होता है। तो ये जो होता है किसको होता है, भूमि सुधार व उपसमहर्ताओं को लगान निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है खास महाल भूमि किसी व्यक्ति को किस प्रकार दी जाती है। तो ये जो है लीज इकरारनामा द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है कह रहा है भू विवाद निराकरण अधिनियम के तहत पारित आदेश का अपील किस न्यायालय में होगा। तो ये जो होता है प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम कब से है, तो 1953 से 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बिहार
दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत जमाबंदी के रद्दीकरण की शक्ति किस पदाधिकारी को है? तो ये जो है किस पदाधिकारी को है? तो ये है अपर समाहर्ता पदाधिकारी को है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि खाता पुस्तिका किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार की जाती है? तो ये जो तैयार की जाती है बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत तैयार की जाती है। आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। यह अधिनियम जो है बिहार भू विवाद निराकरण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रीसर्वे के अंतर्गत सर्वेयर की अनुज्ञप्ति कौन रद्द कर सकता है? तो ये जो रद्द कर सकता है निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप जो होता है ये अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? तो ये संपुष्ट करता है अंचल पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि महादलित परिवार को बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयत भूमि क्रय कर अधिकतम कितनी भूमि की बंदोबस्त की जाती है? तो ये की जाती है 5 डिसमिल भूमि को बंदोबस्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। यह योजना जो है इसकी शुरुआत 2014 से किया गया है। कब से किया गया है? 2014 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आता है भू अर्जन की कार्यवाही आरंभ करने के लिए अधिवाचक विभाग द्वारा क्या वांछित है? आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन इसमें है अधियाचना पत्र प्रकाश प्रशासनिक स्वीकृति बजट उपबंध उपयुक्त सभी। तो इसमें आपकी आंसर की बात कर ले तो इसमें आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अधियाचका पत्र जो होता है ये आंसर आपका सही हो जाएगा। एक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है ETS मशीन की क्या उपयोगिता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो ETC मशीन की क्या उपयोगिता है? तो यह जो है भूखंड की नापी हेतु उपयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। वही पुस्तकील चिन्हित करने हेतु इसके लिए भी उपयोग में लाया जाता है। सरहद सीमांकन हेतु इसलिए भी उपयोग में लाया जाता है। यानी आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वही ETC की अगर फुल फॉर्म की बात कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन है। क्या है बता दीजिए? इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ETC का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है चकबंदी में जो सड़क गांव के चारों ओर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम फिरनी कहते हैं। फिरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरनी कहते हैं। फिरनी और इसका और नाम जो हो सकता है वो है जोहर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जोहर भी कहते हैं और रास्ते भी कहते हैं। फिरनी, जोहर और रास्ते तीनों नाम कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट और अंतिम आखिरी क्वेश्चन है। चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? तो ये जो गठन करता है स्थानीय ग्रामीण जनता द्वारा चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। यानी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनी तैयारी में जी जान लगा दें। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।